1.5 साल पहले भी आंदोलन नहीं रुका था और आज भी ये आंदोलन नहीं रुकेगा। इसी के लिए आज यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अरे कहता है इतिहास जमाना बदलेगा, अरे टूटेगा हर पास जमाना बदलेगा। कहता है इतिहास जमाना बदलेगा, टूटेगा इतिहास जमाना बदलेगा, टूटेगा हर पास जमाना बदलेगा। सदियों से ही लड़ने का दस्तूर रहा है, गाओ मेरे साथ जमाना बदलेगा, गाओ मेरे साथ जमाना बदलेगा। टूटेगा हर पास जमाना बदलेगा, कहता है इतिहास जमाना बदलेगा, कहता है इतिहास जमाना बदलेगा, टूटेगा हर पास जमाना बदलेगा। एक कदम ही सही मगर वो कदम बढ़ाओ, एक बार ही सही मगर उसको चटकाओ। एक कदम ही सही मगर वो कदम बढ़ाओ, एक कड़ी ही सही मगर उसको चटकाओ। अरे मंजिल होगी पास जमाना बदलेगा, अरे मंजिल होगी पास जमाना बदलेगा, टूटेगा हर पास जमाना बदलेगा। कहता है इतिहास जमाना बदलेगा, कहता है इतिहास जमाना बदलेगा, टूटेगा हर पास जमाना बदलेगा। स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। 1 मई यानी मजदूर दिवस कार्यक्रम और मजदूरों की संघर्ष की अगर बात करें तो दुनिया भर में उनके काम करने के आवर और जो वर्किंग स्पेस है वहाँ पे किस तरह से सुख सुविधा मिलती है और उसको लेकर चर्चाएं होती है। तो ऐसे में आज मई दिवस के कार्यक्रम पे हम मलाही पकड़ी चौक पे पटना मौजूद हैं और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आपका जो मैम भाषण था पूरा हिस्सा और जो आप लोग बात करते हैं वर्किंग आवर को लेके, आज भी वर्किंग आवर को बढ़ाने की बात हो रही है जो 4 लेबर कोड है, तो उसे कैसे देखते हैं? और दुनिया भर में कई हिस्से अभी ऐसे हैं जहाँ पे 6 आवर की वर्किंग आवर की बात होने लगी है, तो इसे दोनों अंतर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये जो मज़दूरों के काम के घंटे का सवाल है ये आज कोई नया नहीं है। हम लोग बता चुके हैं कि आज से 1848 की बात है, मतलब 1861 की बात है, जब कई देशों में, मतलब यूरोप के कई देशों में, अमेरिका में आप देखेंगे कि 16-16 घंटे मज़दूरों से काम करवाया जाता था। तो ऐसे में और वो लोग की वेतन भी, वो लोग को जो भुगतान किया जाता था वो भी काफ़ी कम था। तो ये जो पूरा एक आंदोलन संघर्ष, कई लोग, कई क्रांतिकारी शहीद हुए, उसके बाद 8 घंटे काम का जो कानून उसको स्थापित किया गया। लेकिन आज जो पूरे विश्व पैमाने पे आप देखेंगे कि जो आर्थिक तंगी का दौर है और जो पूरा विश्व में एक अस्थायी संकट का जो दौर है, जो ये जो साम्राज्यवादी जो लुटेरे हैं, जो साम्राज्यवादी जो शासक वर्ग के लोग हैं, इनके जो अधिकतर से अधिकतर मुनाफे की भूख ने एक पूरी दुनिया को एक संकट में लाके खड़ा कर दिया है। इस 8 घंटे काम के कानून को खत्म कर रहा है, प्रैक्टिकली पहले भी खत्म हुआ, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो उसके कारण लोग ऐसे भी बाधित हैं। ओवर टाइम पहले से कर रहे हैं, लेकिन इसको कानून के रूप में लागू कर देने का काम मोदी सरकार मिलकर कर रही है। इसीलिए आज इतिहास को याद करते हुए और दूसरी बड़ी साजिश जो करते हैं वो इसके लिए करते हैं कि ये जो पूरा इतिहास है, मजदूरों की जो जानवर जैसी जीवन है, उनको इस इतिहास से ही वंचित कर दिया गया। वो लोग ये जाने ही नहीं कि मजदूरों का एक ऐसा भी त्यौहार है, लड़ाइयों का जो ये फिनलैंड एक कंट्री है, फिनलैंड, जिसने वर्किंग आवर को ऑलरेडी 6 आवर कर चुका है। तो फिनलैंड ही नहीं, यूरोप के कई देशों में, लंदन हो या जर्मनी हो, फ्रांस हो, फ्रांस में देखिए कई जगहों पर ऐसे वर्किंग आवर को कम करने को लेकर कई सालों से आंदोलन लगातार चल रहे हैं, छुट-पुट आंदोलन लगातार चल रहे हैं। लेकिन एक चीज है ना कि जहाँ भी वर्किंग आवर कम हुई है वहाँ भी एक सवाल अब भी बना हुआ है कि डेली वर्किंग मजदूर जो फिजिकल वर्क करते हैं उनके लिए ये सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है उस लेवल। जैसे कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों के लिए 6 आवर कर दिया गया है, लेकिन मजदूरों पे अप्लाई अभी भी दुनिया में कहीं नहीं। हाँ, क्योंकि आप देखिएगा कि कहीं भी जो मजदूर है जिनके जैसे किसके मेहनत के बल पे जो
आप मशीन का डेवलपमेंट देखें या जो पूरे समाज जो इतना चमकते रहता है पूरा शरीर, किसके मेहनत पर खड़ा हुआ है? ये जो धन संसाधन जिसकी हम लोग बात करते हैं, ये धन संसाधन क्रिएट कौन करता है? तो ये मजदूर करते हैं। अब हम बात सुनेंगे निर्माण मजदूर संघ जो है उनके अध्यक्ष आकांक्षा जी का। तो मैम, ये जो बात हो रही है वर्किंग आवर को लेके, मजदूरों के शोषण को लेके, ये अप्लाई मजदूरों पे नहीं होता, क्योंकि मजदूर अपनी लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ पाते आज भी, दुनिया भर में कहीं नहीं, इंडिया में भी कहीं नहीं। और कोरोना में स्पेशली जब इंडिया में नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए मजदूरों का वर्किंग आवर बढ़ा दिया गया, जबकि कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट टैक्स की छूट मिली। तो इस दोनों अंतर को कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों अंतर जो आपने बोला है, इसमें इस समाज का, सरकार का पूरा चरित्र अपने आप साफ हो जाता है। आप कोरोना की बात करते हैं जिसमें आपने खुद कहा कि वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए, और उसी कोरोना में अडानी दुनिया के नंबर 1, एशिया के नंबर 1 व्यक्ति बन गए, रिचेस्ट पर्सन इन एशिया बन गए। संपत्ति अंबानी, अडानी सभी की संपत्ति बढ़ गई। जहाँ पे सभी लोग गरीब हो गए वहाँ पे उनकी संपत्ति बढ़ गई। जहाँ पे सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी तब उनकी संपत्ति बढ़ गई, और उनको लगातार सब्सिडी दी जा रही है, टैक्स में छूट दी जा रही है, और मजदूर वर्ग पर जो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरह ये अप्रत्यक्ष रूप से उनसे लूट की जा रही है, और प्रत्यक्ष रूप से लेबर कोड ला करके उनका जो अधिकार था, जो आज हम लोग मई दिवस मना रहे हैं, उनका अधिकार था जो उन्होंने अपने खून से सींचा था जिस लड़ाई को, उस लड़ाई को पलटने की कोशिश की जा रही है। 1884 के बाद आज 2022 में ये सरकार जो घोर रूप से कॉर्पोरेट पक्षीय सरकार है, फाइनेंस कैपिटल की रिप्रेजेंटेटिव है ये सरकार, और ये सरकार ये चाहती है कि आखिरी कतरा तक चूस लिया जाए अपना मुनाफा कायम रखने। ये सरकार चाहती है कि 8 घंटे का कानून को हटा दिया जाए जो लेबर कोड में है। हड़ताल करने के पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप एक सर्टेन टाइम के पहले, 1 महीना 1.5 महीना के पहले नोटिस नहीं देते हैं तो आपकी हड़ताल गैर कानूनी हो जाएगी। हड़ताल के लिए या किसी यूनियन बनाने के लिए बोलने पर को उकसाना करार कर दिया गया है, और इससे यूनियन लीडर्स को या जो अगवा मजदूर हैं उनको गिरफ्तार करने का, उन पर फाइन लादने का, उनको काम से निकालने का पूरी जमीन तैयार कर दी गई है। इसका मतलब है कि आप यूनियन बनाने का अधिकार छीनना चाहते हैं, आप मजदूरों से 8 घंटे का कानून छीनना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप बेरोजगारी देखिए, यही चौक है, हम लोग पिछले कई सालों से आ रहे हैं, इस चौक में संख्या लगातार बढ़ रही है। जो लोग परीक्षा की तैयारी करते थे, उनका नहीं लगा, नहीं हुआ, तो आज चौक पर आ रहे हैं काम करने के लिए। कल हमने बात की है, और इसका एपिसोड आपने सच बिहार पे देखा भी होगा, नहीं देखे तो देख सकते हैं। कई लोगों ने हमें बताया कि हाँ, वो 8-8 दिन 10-10 दिन आते हैं, काम नहीं मिलता, फिर वो कंटिन्यू आते रहते हैं। और इस चक्कर में ऐसा नहीं है, कई लोगों को लगता है कि मजदूरों को अपने अधिकार पता नहीं है, पता है, बट मजबूरी उससे बड़ी चीज़ है कि 500 उन्हें पता है कि हमें डेली का वेजेस लेना है, पर काम नहीं मिलेगा तो 200 भी चलेगा। उनके घर में अगर बच्चे भूखे हैं, ये मजदूरों को भी हम समझाते हैं कि अगर कोई 500 से कम में जा रहा है, 400 में जा रहा है, कोरोना काल में लोग केवल खाने के लिए काम करने के लिए गए, इतनी दिक्कत हो गई, तो ये क्यों होता है? ऐसा तो नहीं कि मजदूर काम नहीं करना चाहता या कमाना नहीं चाहता है, ये केवल उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इसके साथ हमें जोड़कर देखने की जरूरत है जो कृषि कानून लाए गए थे, जिसे किसानों ने, मजदूरों ने लड़ करके वापस करवाया। उस कानून में क्या था? उस कानून में उसका मकसद था कि गांव की आबादी को कम कर दिया जाए। गांव से जो लोग खेती गृहस्थी में लगे हुए हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, भूमिहीन लोग हैं, जो खेती में लगे रहते हैं, खपते हैं वहाँ से उनको हटा करके उनको बेरोजगार कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर मशीनें और कॉर्पोरेट चले जाए, उनका फायदा हो कृषि में। जो क्षेत्र अभी तक डायरेक्ट रूप से कॉर्पोरेट कब्जे में नहीं थे उसको भी कर दिया जाए, और मार्केट, पूरा खाद्य मार्केट जो है, खाद्य सुरक्षा खत्म कर दी जाए, जो पीडीएस है उसको खत्म कर दिया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि अगर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भोजन है, शिक्षा है, इलाज है, ये सब चीज़ों की आवास है, इसकी गारंटी जो सरकार कर सकती है। अनाज हम जानते हैं, चुनाव आता है, अनाज बंटना शुरू हो जाता है, और चुनाव खत्म हो जाता है, सरकार भूल जाती है कि अनाज भी है गोदामों में, जबकि आप जाकर देख सकते हैं सारे गोदामों में अनाज सड़ रहा है, उसे चूहे खा रहे हैं। कोरोना में सैनिटाइजर बनाने के लिए उसको बोल दिया गया, बर्बाद हुए हुए अनाज को, लेकिन उसको मजदूरों में, गरीब लोगों में नहीं बांटा जाता है। अभी हेल्थ इंश्योरेंस की सरकार बात करती है, हमने बात किया कई मजदूरों से, बचत के नाम पे मजदूरों के पास जो डेली वेजेस के लिए काम करते हैं उनके पास जीरो है, बचत के नाम पे कुछ नहीं है, ना उनके पास लाइफ इंश्योरेंस जैसी कोई व्यवस्था है, ना हेल्थ इंश्योरेंस।
तो ऐसे में तो उनका परिवार और मतलब किसी भी कठिन परिस्थिति में आता है तो खत्म ही होगा। और आज इस चीज़ की कभी बात नहीं हो रही है, ये बड़ी समस्या है। देखिए, आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इंश्योरेंस से थोड़ा सा भिन्न मत रखते हैं। हमारा मानना है कि इंश्योरेंस जब सरकार लागू करती है, जो अमेरिका में देख लीजिए, वहाँ का पूरा हेल्थ सिस्टम इंश्योरेंस पर बेस्ड है। आप नौकरी करते हैं तो आप इंश्योर्ड हैं, आपका सारा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। आपकी नौकरी छूटी तो उसके बाद आपको कोई इलाज नहीं मिलेगा, तो ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है कि इससे इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होता है। आजकल जो इंश्योरेंस का लगातार बढ़ाया जा रहा है, सरकार ये क्यों नहीं कर सकती है कि वो सरकारी अस्पताल खोले, जैसे पीएमसीएच एक अस्पताल है जहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है, बहुत कम में इलाज होता है। ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है कि सरकार अस्पताल खोले? इतना फंड नहीं है सरकार के पास। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार के पास पैसा है। इतना सारा पैसा जो बाहर भाग गए नीरव मोदी, विजय माल्या, उसके लिए पैसा है। आपके पास चुनाव में बांटने के लिए अपराध पैसा है, रैली में खर्चा करने के लिए पैसा है, लेकिन आपके पास मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा नहीं। पीएमसीएच जो बचा कुचा है उसकी हालत ऐसी कर दी गई है कि गरीब से गरीब व्यक्ति वहाँ जाना नहीं चाहता। खुद ही इलाज की जरूरत है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, उससे इलाज की जरूरत है, वहाँ जाना नहीं चाहते हैं लोग, पैसा खर्चा करके भी लोग प्राइवेट में जाते हैं। तो ये तो सरकार जानबूझ कर रही है, सरकारी संस्थानों को, संपत्तियों को या तो बेच देना, जैसे रेलवे बेच रही है, नहीं तो इतनी जर्जर हालत में कर देना कि वो एक विकल्प रहे ही नहीं। और ये जानबूझ के सरकार करती है क्योंकि सरकार प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं मार्केट में, उसकी सरकार है, कॉर्पोरेटों की सरकार है। वो चाहती है कि ये जो प्राइवेट है ये फले फूले। सरकार जितनी भी कंपनियां बेचने लग रही है अभी, उसके पीछे एक बड़ी वजह आप देखें तो सरकार दिखाती है कि वो नुकसान में है, लेकिन पहले पर्पसली उसे नुकसान में पहुंचाया जाता है। बाद में जब उससे फोकस लोगों को, जैसे आज बीएसएनएल बेच दें या रख ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें उसकी कमी महसूस ही नहीं होगी, हमें वो फायदा ही नहीं पहुंचा रहा। तो क्या यही पर्पस है कंपनियों को कमजोर करने का? सेम टाइम में जियो मजबूत होता है, बीएसएनएल खराब हो जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं अभी, जियो यूज कर रहा है 4G का, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तार बिछाए गए थे वो सारा बीएसएनएल का किया हुआ है। वो सारी संपत्ति, सरकारी संपत्ति, जनता का टैक्स का पैसा लगा करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। उसके बाद जैसा आप कह रहे हैं, बीएसएनएल को जानबूझ के उसका भट्टा बैठाया गया ताकि ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कौड़ी के भाव में प्राइवेट प्लेयर्स को, जियो को, बाकी सबको बेचा जा सके। तो ये सरकारी संपत्ति लगाते हैं, बनाते हैं, और जियो को वर्चुअली बिना कुछ खर्चा किए हुए उसका एम्पायर इतना बड़ा हो गया है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका आज रिचार्ज वगैरह इतना महंगा कर दिया। बिल्कुल, तो मोनोपोली है लगभग उसका। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लॉस की आपने बात की। LIC का अधिक से मतलब लगभग ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा शेयर्स जो है वो ओनरशिप प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया है, वो लगा दिया गया, जबकि LIC एक बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है। फिर भी उसको ऐसा कानून आपने पास कर दिया कि उसके भी शेयर्स, जो कल तक ऐसा नहीं हो सकता था, सरकार ने ये कानून पास कर दिया, जिससे LIC में विरोध भी हुआ था। बिल्कुल, जो हाँ उसमें ऐसा कर दिया कि नहीं, उसके LIC एक्ट में, जिस एक्ट से LIC गाइड होता है, उसमें आपने संशोधन कर करके ये बता दिया, ये कर दिया कि अब उसके शेयर्स भी प्राइवेट बाजार में लग सकते हैं। ये कभी नहीं हुआ था इसके पहले। LIC जो सबसे सिक्योर्ड मानी जाती थी, उसको भी अब कब आपका पैसा डूब जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते। सहारा एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं मजदूरों की, तो हम सिर्फ मजदूर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में 80% से ज़्यादा कृषि पर डिपेंड है, और यहाँ कृषि पर डिपेंड जो है किसान नहीं है, किसान मजदूर ही हैं। तो मजदूर की बात नहीं है, सिर्फ मिडिल क्लास की भी बात है, और सबकी इसी तार से जुड़े हैं हम कहीं ना कहीं। तो हमें ज़रूरत है कि अवेयर रहें अपने बातों को लेकर, बेकार की लड़ाई झगड़े और ट्विटर कैंपेन से आज़ादी लेने और क्रांति लाने के विचारों को इससे दूर थोड़ा बचें और सच्चाई को एक्सेप्ट करें। अगर सच बिहार को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।